2024 के लोकसभा चुनाव के 5 राज्यों के सेमीफाइनल का आज अंतिम मतदान तेलंगाना में भी खत्म हो गया। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, जब से चुनाव की घोषणा हुई थी पिछले महीने, तो 7 नवंबर की सुबह 7 बजे से लेकर के पहला मतदान आपको बता दें मिजोरम और छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को हुआ था। तो चुनाव आयोग ने 7 नवंबर की सुबह 7 बजे से और अंतिम मतदान आज तेलंगाना में हुआ है, तो शाम 6:30 बजे तक 7 नवंबर सुबह 7 बजे से 30 नवंबर की शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल में रोक लगा दिया था। तो आज सारी जितनी भी एजेंसियां हैं, सभी एजेंसियां 6:30 बजे के बाद अपना अपना एग्जिट पोल जारी कर देंगी। तो उसी के तहत हम भी तथ्यों पर आधारित, हमने कहा तथ्यों पे आधारित हम आपको एग्जिट पोल दिखाने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको हमारा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई मनोरंजन के आधार पे आपको नहीं दिखाएंगे जैसा टीवी चैनलों में दिखाया जाएगा कि हेलीकॉप्टर आएगा फिर दिखाएगा कि यहाँ पे इतनी सीटें, जैसे मैच पे कमेंट्री होती है, यहाँ पे इतनी सीटें बढ़ती हुई दिख रही है, यहाँ पे इतनी सीटें घटती हुई दिख रही है। हम आपको तथ्यों पर आधारित दिखाएंगे जो आपके समझ में भी आएगा कि कहाँ किसकी सरकार बनने वाली है। तो आज जहाँ पे मतदान हुआ आपको बता दें तेलंगाना में, तो सबसे पहले दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना से शुरुआत करते हैं, क्योंकि तेलंगाना दक्षिण भारत का, जैसे पिछले चुनाव भी पिछले साल कहते थे कि कर्नाटक दक्षिण का द्वार है, तो तेलंगाना भी दक्षिण का द्वार कहा जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि तेलंगाना और कर्नाटक सटे हुए राज्य हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए राज्य हैं। तो तेलंगाना महत्वपूर्ण राज्य है, आज वहाँ मतदान भी हुआ है। तो आपको बता दें, पिछले जब 2018 में तेलंगाना में चुनाव हुआ था, वहाँ की कुल सीटें 119 सीटें हैं, जहाँ पे जो वहाँ की वर्तमान सरकार है केसीआर जी की, उनकी पार्टी है बीआरएस, पहले उसका नाम था टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति। फिर अभी 2022 में वो अपना प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में कि हमको समर्थन मिलेगा, उन्होंने बीआरएस कर दिया था अपने पार्टी का नाम, राष्ट्रीय पार्टी में, तो भारत राष्ट्रीय समिति उन्होंने अपने पार्टी का नाम रख दिया था। तो बीआरएस की वहाँ पे सरकार है, उनको 2018 में 88 सीटें मिली थी 119 में। कांग्रेस को मिली थी 19 सीटें कांग्रेस को, और भारतीय जनता पार्टी को कुल 1 सीट मिली थी। और वहाँ की जो एआईएम है, असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी, उसको 7 सीटें मिली थी। ये तेलंगाना का पिछला चुनाव का आपने बताया। वर्तमान स्थिति के बारे में आपको तेलंगाना के बता दें कि वहाँ किसकी सरकार बनने वाली है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। इस समय इस बार तेलंगाना पिछले चुनाव की अपेक्षा इस चुनाव में तेलंगाना की ज़्यादा चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की चर्चाएं तो खूब जोर रहती ही हैं, साथ में इस बार तेलंगाना भी जुड़ गया है, जिसकी चर्चा जोरों पर है। इसलिए है, आपको बता दें कि 10 साल से वहाँ पे बीआरएस की सरकार है, केसीआर जी की, के चंद्रशेखर राव जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार है। वहाँ इस बार सत्ता परिवर्तन होने के काफ़ी चांस हैं। अभी पिछले साल जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया था, आपको बता दें, उसके पहले वहाँ पे लोग कहते थे कांग्रेस हो सकता है तीसरे नंबर पे जा सकती है। लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई और कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी जी को वहाँ बनाया, मैं कई वीडियो डाल चुका हूँ भारत जोड़ो यात्रा के समय भी, इस समय भी 2-3 महीने जब रैलियाँ चल रही, चुनाव चल रहे हैं, तो जितनी जबरदस्त भी मतलब जोरदारी से कार्यक्रम कांग्रेस के होते थे, किसी पार्टी के वहाँ नहीं होते थे। तो जब से कांग्रेस ने रेवंत रेड्डी को वहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाया, कांग्रेस में बहुत बड़ी जान आ गई है। और इस समय केवल कांग्रेस के लोग सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी, मतलब केसीआर, मतलब बीआरएस का प्रतिद्वंदी सबसे बड़ा कांग्रेस को माना जा रहा है। और वहाँ की भीड़ देखकर, और पिछले जो चुनाव, जो पहले आपने भी देखा होगा, चुनाव की घोषणा से पहले जो सर्वे आते थे कि तेलंगाना कांग्रेस जीत रही है, तमाम नेताओं की बातें आपने सुना होगा। तो हम भी कह रहे हैं, हमने बहुत वीडियो तेलंगाना पे बनाया है। तो मजबूती के साथ तेलंगाना में कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है, और राहुल गांधी, प्रियंका ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे मेहनत किया है अन्य राज्यों की अपेक्षा। तो कांग्रेस की उम्मीदें वहाँ काफ़ी हद तक बढ़ गई हैं, कांग्रेस वहाँ चुनाव जीत सकती है, आपको बता दें। और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, जो पिछले बार भी मैंने कि 1 सीट पाई थी, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे, कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत स्थिति अच्छी नहीं है। कांग्रेस और बीआरएस के बीच में कांटे की टक्कर है, कांग्रेस चुनाव जीत सकती है तेलंगाना में। कहने का मतलब वहाँ पे बहुमत के लिए 60 सीटें चाहिए, तो तेलंगाना में कांग्रेस 60 प्लस रहेगी, 65 के ऊपर ही जाएगी, 65 सीटों के ऊपर ही कांग्रेस वहाँ जाएगी।
इसलिए कि जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं रेवंत रेड्डी जी, आप कोई भी वीडियो गूगल में सर्च करें, यूट्यूब में देख सकते हैं कि जितने भी 5 राज्यों के चुनाव, मैं तथ्यों में बात कर रहा हूँ, जितने भी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, किसी भी पार्टी के, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता, कोई भी पार्टी हो, किसी की रैलियों में इतनी भीड़, इतनी जन सैलाब उमड़ कर नहीं है जितना कांग्रेस के प्रदेश रेवंत रेड्डी के रैलियों में जब राहुल गांधी को बुलाते थे जन सैलाब उमड़ पड़ता, चाहे रात में रैली हो या दिन में रैली हो। ये आप देख सकते हैं, मैंने तथ्यों पे बात किया है कि वहां कांग्रेस की सरकार बन सकती है। अब मध्य भारत की बात अभी बाद में करेंगे, पहले बात कर लेते हैं, अब दक्षिण की बात कर लेते हैं। बात उत्तर पूर्व के, मिजोरम छोटा सा राज्य है। मणिपुर की इस समय कई लगभग 6 महीने से 5 महीने चर्चा हो रही है मणिपुर हिंसा को लेकर। तो आपको बता दें, मणिपुर से सटा हुआ राज्य है मिजोरम। अभी कुछ दिन पहले चुनाव के पहले, घोषणा के पहले एक चर्चा आई थी, वहां के जो मुख्यमंत्री थे जोरमथांगा जी, तो उनसे जब बीबीसी के पत्रकार ने पूछा था कि अब यहाँ चुनाव शुरू हो रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे, उनके साथ आप रैलियां करेंगे, तो उन्होंने साफ इंकार कर दिया था कि मैं मोदी जी के साथ मंच साझा नहीं कर सकता हूं। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ ईसाई बाहुल्य, आपको बता दें वहाँ पे लगभग 87% ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं मिजोरम में, और मणिपुर में भी काफ़ी मात्रा में ईसाई हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा गिरजाघर वहाँ मणिपुर में तोड़े गए थे और वहाँ के तमाम शरणार्थी यहाँ पे हमारे टिके हुए। तो हम मोदी जी के, वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार है, उन्होंने कहा कि हम उनके साथ मंच साझा नहीं करेंगे, वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। ये वहाँ के मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कह दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपना धीरे धीरे अस्तित्व खो रही है उत्तर पूर्व के राज्यों में, मणिपुर की हिंसा को लेकर के। मणिपुर में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, और जिस प्रकार 5 महीने से लगभग ऊपर हो गए, 3 मई से वहाँ पे हिंसा जारी है, और प्रधानमंत्री जी आज तक अभी वहाँ तक नहीं गए, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा भी नहीं करते। इसको लेकर वहाँ बहुत नाराजगी है मिजोरम में, इसलिए वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। वहाँ की MNF, मिजोरम नेशनल फ्रंट, जो पार्टी जो सत्ता में है लगभग 10 साल से है, उसके पहले वहाँ कांग्रेस की सत्ता थी, और जो उसकी प्रतिद्वंदी पार्टी है, पिछला चुनाव को वहाँ रिकॉर्ड बता दे, वहाँ पे सीटें 40 सीटें हैं। 40 सीटों में 26 सीटें MNF ने पाया था पिछले चुनाव में 18 में, और वहाँ एक नई पार्टी उभर कर आई थी ZPM, जोरम पीपुल्स मूवमेंट, इसने पाया था 6 सीटें पाई थी, कांग्रेस 5 सीटें पाई थी, बीजेपी ने 1 सीट पाया था। ये मिजोरम का है। तो इस बार आपको बताएं कांग्रेस जो है 40 सीटों पर ही, पूरे 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जो वहाँ पे चर्चा ये है कि त्रिकोणीय वहाँ पे चुनाव हो रहा है। MNF, मिजो नेशनल फ्रंट जो सत्ता में है, और ZPM, जोरम पीपुल्स मूवमेंट, और कांग्रेस, इन तीनों के बीच में चुनाव है। जो वहाँ पे ZPM है, इसने पिछले बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था, इस बार पार्टी के रूप में चुनाव लड़ रही है, उभरती हुई पार्टी है। वहाँ पे असम का भी विवाद, सीमा विवाद का असम और मिजोरम का भी विवाद रहता है। तथ्यों में बात कर रहा हूँ, आप समझना मेरी बात को। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा विवाद हुआ था कि दोनों राज्यों की पुलिस आमने सामने आ गई थी, लोगों में भी मारपीट हुई थी, पुलिस भी आमने सामने आ गई थी। तो वहाँ पे एक तरह का काफ़ी बड़ा मुद्दा है। तो जो सत्ता पक्ष पार्टी है उसको भी लाभ मिल सकता है। हो सकता है अगर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया, त्रिशंकु हुआ, तो गठजोड़ से किसकी भी सरकार बन सकती है, ZPM की बन सकती है या कांग्रेस की बन सकती है, किसी भी जोड़गाड़ से सरकार बन सकती है। तो वहाँ त्रिकोणीय मामला है MNF, ZPM और कांग्रेस का। लेकिन ज़्यादा संभावना बताते हैं कि वहाँ पे जो सत्ता में है उसकी ज़्यादा है, ऐसा कहा जा रहा है वहाँ पे सरकार मिजोरम की। लेकिन मिजोरम के बारे में आपको ज़्यादा चर्चाएँ भी नहीं आती, तो मैंने इसलिए मिजोरम को पहले बता दिया कि मिजोरम को आपको जानना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं जो मध्य भारत के राज्य हैं, जो जिनकी चर्चा दिन रात आप लोग सुनते होंगे, सभी लोग जानते भी हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है, वहाँ पे 90 सीटें हैं। तो छत्तीसगढ़ में आपको बताया, छत्तीसगढ़ में तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। आपने भी सुना होगा टीवी चैनलों में कि एक तरफा कांग्रेस की वहां जीत हो रही है। 90 में से 50 प्लस कांग्रेस है कि बहुमत के लिए 46 सीट चाहिए, लेकिन वहां पे कांग्रेस बताते हैं कि 50 के ऊपर ही जाएगी, ऐसा अनुमान है। बाकी तो कुछ भी हो सकता है, जनता का रुख होता है। लेकिन वहां पे कंपटीशन भी नहीं बताया गया। किसी आज तक एग्जिट पोल के पहले चुनाव घोषणा पे किसी एग्जिट पोल ने नहीं बताया था कि वहां पे कांग्रेस सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि वहां के CM भूपेश बघेल जी हैं,
उनके कार्य बहुत अच्छे हैं, इसलिए वहां पे कहा जाए केवल कांग्रेस की ही फाइनल रूप से बता दें सरकार बनेगी, 50+ वहां पे जा सकती है कांग्रेस। ये तो छत्तीसगढ़ का मामला, वहां पे कोई कंपटीशन है ही नहीं किसी से, क्योंकि इस बार 5 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी किसी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा था। जो क्षेत्रीय नेता होता वहां के मुख्यमंत्री थे, अपने चेहरे पे चुनाव लड़ा था, इसलिए वहां पे लोकल किसी का भूपेश बघेल से कंपटीशन ही नहीं है, ये मान लीजिए आप। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में आज से चुनाव शुरू होने के पहले, आज से 3-4 महीने पहले की आप बात करेंगे तो सरकार के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी थी, लोगों की नाराजगी थी। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस वहां भारी बहुमत से जीतेगी, सरकार बना सकती है। लेकिन चुनाव आते आते वहां पे भी सीएम का फेस प्रधानमंत्री जी ने, किसी को मोदी जी ने नहीं बनाया। लगभग 10 नेता वहां सेंट्रल से भेज दिया था, नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, कैलाश विजयवर्गीय जी हो, कई सांसद मंत्रियों को वहां भेजा गया चुनाव लड़ने के लिए। सब अपने आप को सीएम का चेहरा मान रहे हैं और वहां के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह तो अपने आप को मान ही रहे हैं कि मतलब वहां पे कई दर्जनों मुख्यमंत्री अपने आप को मान रहे लोग। तो वहां पर भी प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया और कांग्रेस के सीएम चेहरे थे कमलनाथ जी और प्रमुख नेता जीतू पटवारी जी थे। तो कांग्रेस में क्षेत्रीय नेता के आधार पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन राहुल और प्रियंका ने वहां भी काफी मेहनत किया मध्य प्रदेश में। तो बीजेपी ने वहां अपनी पूरी ताकत झोंक दिया था मध्य प्रदेश में सत्ता बचाने के लिए। आपको बता दें तो मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म होते होते काफी कांटे की टक्कर हो गई थी। पहले लगता था एक तरफा कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, लेकिन वहां पे 230 सीटें, आपको बता दें 230 में 116 सीटें चाहिए बहुमत सरकार बनाने के लिए। तो ऐसा लगता है कि अब जो पहले दिख रहा था कि कांग्रेस एक तरफा जीत यहां भी हो जाएगी, तो यहाँ पे कांटे, यहाँ पे जो अनुमान लोगों से बातचीत करने के बाद निकल गया, अभी कांग्रेस की उम्मीदें टिकी हुई हैं। लोग ये भी कहने लगे थे लास्ट चुनाव अंतिम समय तक कि 50-50 चांस, मतलब बराबर कांटे की टक्कर है, किसकी भी सरकार बन सकती है। लेकिन ज्यादा चांस, जो ज्यादा परसेंटेज है कांग्रेस के तरफ ही दिख रहे हैं। यहाँ कोई ज्यादा तीसरी पार्टी है, 2 ही पार्टियां हैं, तो इसलिए यहाँ पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सीधी टक्कर है। बहुत, अगर कांग्रेस जीतती तो बहुत बड़े मार्जिन से नहीं जीतेगी ऐसा लगता है, लेकिन सरकार बनाने की ओर कांग्रेस दिख रही है, लेकिन कांटे की टक्कर है। हमने तथ्यों पे आपको बात बताया, कोई आप इधर उधर इंटरटेनमेंट की बात नहीं बता रहे हैं। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में जिस प्रकार मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी थी, उस प्रकार राजस्थान में इंडियन इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ नहीं थी, लोगों की नाराजगी नहीं थी। लेकिन वहां का रिवाज है कि 5 साल कांग्रेस, 5 साल भारतीय जनता पार्टी, इसके आधार पे वहां सरकार बदल सकती है। लेकिन आपको बता दें जिस प्रकार से वहां एग्जिट पोल भी फेल हो रहे हैं, एग्जिट पोल सही ढंग से अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि सरकार के प्रति जब नाराजगी होती है तब सही एग्जिट पोल काम करते हैं। तो वहां सरकार के प्रति बहुत ज्यादा नाराजगी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कुल मिलाकर अशोक गहलोत जी ठीक है, कांग्रेस सरकार बीजेपी की तुलना में ठीक है, ऐसा कहते हुए पाए जाते हैं। लेकिन रिवाज के अनुसार, जो मतलब रिवाज है, जैसे पिछला हिमाचल में रिवाज था 5-5 साल सरकार बदलती है, बीजेपी थी, उसके बाद कांग्रेस पिछले साल आ गई थी। तो इसी प्रकार रिवाज के हिसाब से अनुमान नहीं लग पा रहा है कि वहां कांग्रेस सरकार रिवाज को तोड़ देगी, फिर से बनी रहेगी, या भारतीय जनता पार्टी रिवाज के तहत फिर से सरकार बने। वहां पर भी वसुंधरा राजे जी जो वहां की पूर्व मुख्यमंत्री थी, उनको भी सीएम का चेहरा नहीं बनाया गया। कई नेता वहां पे भेजे गए सेंट्रल से, वहां भी मोदी जी चेहरा थे। तो अगर जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत जब भी वहां जीती थी, मतलब काफी बहुमत से जीती थी, तो इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी रिवाज के तहत सरकार बना भी लेती है तो आपको बता दें बहुत ज्यादा भारी बहुमत से नहीं बना पाएगी, बहुत ज्यादा अंतर वहां पे नहीं रहेगा। कुछ वहां पे जो बताते हैं कि कुछ अन्य 2 पार्टियों के अलावा भी 8, 10, 15 सीटें कुछ अन्य लोगों की भी आ सकती हैं। तो ये लोग काफ़ी त्रिशंकु भी हो सकता है, ये लोग काफ़ी बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। अगर कांग्रेस 10-5 सीट से हार रही है, भारतीय जनता पार्टी 10-5 सीट से हार रही है, तो ये जो बीच की सीटें 10-15 सीटें होंगी लगभग, तो ये भी किधर से 10-5 सीट देकर के बहुमत सरकार कांग्रेस या बीजेपी की बनवा सकते हैं। तो मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में राजस्थान में। तो
कहा ना कि अगर कांग्रेस अशोक गहलोत जी हारते भी रिवाज की तरह तो बहुत बुरी हार नहीं होगी, क्योंकि सरकार की बहुत ज़्यादा बुराई नहीं थी वहाँ पे। और जो कुछ 10-5 सीटें अलग से अन्य लोग जीते हैं दो पार्टियों के अलावा, वो किसकी भी सरकार बनवा सकते हैं। तो हमने आपको तथ्यों पे बताया महाएग्जिट पोल की कहाँ किसकी सरकार बनने वाली है। इसी प्रकार निष्पक्ष खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा आर्थिक सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो थैंक्स के माध्यम से भी आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।